देखिए, ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा एल्विस अली हजारिका। तो असम के तैराक हैं ये हजारिका, पूरा नाम है एल्विस अली हजारिका, और ये अभी नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले और सबसे उम्रदराज भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। कहां से? ये असम से हैं। और नॉर्थ चैनल कहां पर है? ये स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बीच में जो जल डमरू मध्य है उसी को कहते हैं नॉर्थ चैनल। तैरकर कितनी दूरी तय की इन्होंने? 21 किलोमीटर की दूरी को तय किया इन्होंने तैर करके, और इसी के साथ ये नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा आरती शाह। और पुरुष का नाम क्या है? तो मिहिर सेन है। स्कॉटलैंड से आपको याद आएगा, अभी 2021 में जो कोप 26 का आयोजन हुआ था वो ग्लासगो के स्कॉटलैंड में ही हुआ था। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि 2022 में कोप 27 का आयोजन और अगले साल 2023 में कोप 28 का आयोजन ये कहां पे होना है? बाकी आप जानते हो अभी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे युवा महिला कौन बनी थी? जारा रदरफोर्ड बनी थी। और डल झील पर तैरता हुआ एटीएम ये किस बैंक ने शुरू किया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे कि हाल ही में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स ये किस क्षेत्र में खोला गया? तो आंसर होगा श्रीनगर। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है कौन? मनोज सिन्हा। अभी उन्होंने श्रीनगर के सोनवार इलाके में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। एक्चुअली में 31 दिसंबर 1990 को आतंकवाद के प्रसार के बीच कश्मीर घाटी के सभी सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे। तो आप देख लो 3 दशक के अंतराल के बाद कश्मीर में ये सिनेमा हॉल खुला है। कहां पे? श्रीनगर में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। अभी जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना था? जैरी। चलो बताओ, अभी राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने किसे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया था? गुलाम अली को। बताओ, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। लेकिन अगर सिंपल सा आपसे पूछ रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य, तो कर्नाटक होगा। और भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना था? बताओ, मध्य प्रदेश का मंडला। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहां पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। और अगर पूछे देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा लखनऊ में। अच्छा, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच में शुरू होगी? तो आंसर होगा वाराणसी और बोगीबील। तो याद रखना, ये देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी, जिसकी लंबाई कितनी होगी? लगभग 4000 किलोमीटर की लंबाई होगी। किस किस के बीच? उत्तर प्रदेश और असम के बीच। उत्तर प्रदेश के तो वाराणसी और असम के बोगीबील के बीच ये शुरू होगी। और अगर आपसे नदी पूछेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे ये शुरू होगी। 2023 तक ये शुरू हो जाएगी। अभी ये घोषणा की है हमारे शिपिंग मंत्री ने, जो कि है सर्बानंदा सोनोवाल। और इनके पास एक और मंत्रालय कौन सा है? आयुष मंत्रालय है। और आप जानते हो गंगा नदी से गुजरने वाले जलमार्ग को राष्ट्र जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरने वाले जलमार्ग को राष्ट्र जलमार्ग 2 के रूप में जाना जाता है। और अगर मान लो आपसे पूछे कि बताओ सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये कहां पे बन रहा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के ऊपर? चेनाब नदी पर बन रहा है। और आप जानते हो भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन ये किया गया था मुंबई में। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर ये आपका कोच्चि है। और बताओ, पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलेगी? कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। अच्छा, आप जानते हो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी ये कौन सी बनी है? तो आंसर होगा वाराणसी 2022-23 के लिए। और वाराणसी से आपको याद आएगा कि रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर आपका बना है वाराणसी। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। कि अभी हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बन गए हैं? तो
तो आंसर होगा सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो मध्य प्रदेश के हैं ये सत्येंद्र सिंह लोहिया, और अभी ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के नहीं बल्कि पूरे एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। और इससे पहले वो इंग्लिश चैनल को भी पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन चुके हैं। अब इस प्रश्न से आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी था कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय व्यक्ति कौन बने थे। तो आंसर होगा एल्विस हजारिका। ये असम से थे, याद आया आपको। लेकिन इस प्रश्न में हम क्या पढ़ रहे हैं, एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बन गए, तो फिर आपका आंसर है सत्येंद्र सिंह लोहिया। हम बात कर चुके हैं ये नॉर्थ चैनल आपको कहां पे मिलेगा, नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। और यहां पे इंग्लिश चैनल की भी बात हुई है, वो आपको फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में मिलेगा। बाकी अगर आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम, तो आरती शाह है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष की बात करेंगे तो आंसर होगा मेहर सेन। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते आगे। तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण ये किस राज्य में किया गया, तो आंसर होगा केरल में। तो याद रखना, देश में पहली बार 2 मरीजों के पूरे हाथ यानी कि फुल आर्म का ट्रांसप्लांट हुआ है। तो केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल ने ये इतिहास रचा है। और जिन 2 मरीजों में आर्म ट्रांसप्लांट किया गया उनमें से एक इराकी नागरिक हैं यूसुफ हसन और दूसरे कर्नाटक के अमरीश हैं। इन दोनों ने बिजली के करंट से अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर और डॉक्टर मोहित शर्मा की अगुवाई में ये ऑपरेशन हुआ। और आपको बता दूं कि दुनिया में केवल 3 कंधे के स्तर के फुल आर्म को जोड़ा गया यानी कि ट्रांसप्लांट किया गया, जिसमें भारत में ये पहला है। चलो सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि राष्ट्र अंगदान दिवस ये कब मनाया जाता है, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। तो आंसर होगा 27 नवंबर को। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है, तो फिर आपका आंसर होगा 13 अगस्त। आपको यह भी याद रखना है, अभी हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। चलो बताओ किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना तैयार किया, तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। और भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म ये किसने शुरू किया, केरल ने। ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब जैसे कि आपका अमेजन प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार ये वगैरह देखते हो ना, उसे ही कहते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म ये शुरू किया है केरल ने। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र आपसे पूछा जाए कहां पे स्थापित किया गया, तो भी आंसर होगा केरल में। चलो ये बताओ भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव ये कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल का कुंभलांगी गांव। और भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां पे स्थापित होगा, केरल में ही। और केरल का पहला बुक विलेज बना है कोल्लम जिले का पेरुकुल्लम गांव। अच्छा, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम भी पूछेंगे कहां पे खुला, तो आंसर होगा केरल में। और भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहां पे शुरू हुई, तो भी आंसर होगा केरल में। याद रखना, अभी अहमदाबाद और केरल को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया। तो केरल से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी भारत किस वर्ष अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा, तो आंसर होगा 2023 में। तो याना भारत 2023 में ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है उसमें अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। ये 2023-24 से 2030-31 तक आयोजित किया जाएगा और इसे भारत का ग्रैंड प्रिक्स कहा जाएगा। इस प्रीमियर इवेंट में 19 देशों के राइडर्स शामिल होंगे। अच्छा, 2023 से आपको कुछ याद आता है? बिल्कुल याद आना चाहिए। भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में ही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा कौन, मुंबई। आपको याद हो तो 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये इंदौर में आयोजित होगा, पढ़ा था हमने। और याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत की पहल पर 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, ईयर ऑफ मिलेट्स। और 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये होस्ट करेगा भारत। और 2023 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान भी लॉन्च होगा। और 2023 में ही इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है निसार उपग्रह, वो भी लॉन्च होगा। चलो आप ये बताओ, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसका आयोजन कहां पे होता है,
केरल में होता है। केरल के अल्लापुझा में जो पुन्नमदा झील है वहां पे इसका आयोजन होता है। और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे? उड़ीसा में होंगे। तो ये भी सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो सिक्किम में भूस्खलन की रियल टाइम निगरानी के लिए पहली बार हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया। और ये भारत में अपनी तरह का पहला रडार है। ये जो सिस्टम है ये भूस्खलन से पहले ही सचेत कर देगा, जिससे स्थानीय लोगों को आपदा से पहले ही उस स्थान से सुरक्षित हटाया जा सकेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि भारत का पहला हेली हब ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। अभी भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहां पे खुला जाएगा? लद्दाख में। अभी भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां पे बनाया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। और बताओ, जन निगरानी एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? जम्मू कश्मीर ने। चलिए फिर बताइए, अभी सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अच्छा, ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, और उसके बाद ये किसी एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और अभी इसे नोटिफाई कर दिया गया, अधिसूचित कर दिया गया, एक बार फिर से ये न्यूज में आ गया, तो हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। ये है डुगोंग संरक्षण केंद्र। डुगोंग, इसी को सी काउ भी कहा जाता है। तो याद रखना, ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है। कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो पाक खाड़ी है वहां पे। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र ये आपको मिलेगा कहाँ पे? पटना, बिहार में। अभी खाद्य संग्रहालय स्थापित किया गया तंजावुर, तमिलनाडु में। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय ये आपको मिलेगा गुजरात के लोथल में। और बताओ, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे मिलेगा? हैदराबाद में। अभी आपको याद होगा, भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। और भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे खोला जाएगा? केरल में। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताओ कहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय आपको कहाँ पे मिलेगा? मैसूर में। मैसूर कर्नाटक में है, जहाँ पे योग दिवस का भी आयोजन हुआ था 21 जून को। अच्छा, अभी हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, बताओ इन्होंने कहाँ पे राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा गोवा में। और इसका नाम क्या रखा था? धरोहर। और अभी करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर, ये तो वैसे सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इनमें सबसे लेटेस्ट वाला है कि अभी बताओ किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका हरियाणा। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये 18 मई को मनाते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि भारत के किस राज्य में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क? तो आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा के अरावली क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। ये पार्क गुरुग्राम और नूह जिले के 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ होगा। तो याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पे बनेगा? हरियाणा में। अच्छा, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पे बनेगा, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे बनेगा, तो फिर आंसर होगा हैदराबाद में। अभी आपको याद होगा, देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे बनाने की घोषणा हुई थी? तो आंसर होगा लखनऊ में। चलो फिर बताओ, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पे बना? पश्चिम बंगाल में। और अगर पूछा जाए कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे बना, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। आप जानते ही हो, देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे बनेगा? लद्दाख में। अगर पूछा जाए भारत का पहला जेंडर पार्क, ये आपको मिलेगा केरल के कोझिकोड में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनेगा नई दिल्ली में। और देश का पहला आर्ट पार्क यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये बनेगा बंगलुरु में। और आप जानते हो, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा मणिपुर में। और उस नेशनल पार्क का नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किस झील पे? लोकटक झील पे। तो इसके साथ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, और ये आपको याद भी होने चाहिए। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को।
तो दुनिया भर में हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के बीच शांति के आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। बात अगर करें इसकी थीम क्या है इस बार की, जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें, एंड रेसिज्म, बिल्ड पीस। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 सितंबर को। तो हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर ये वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है मनाने का, अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पिछले कुछ सालों में अल्जाइमर एक सामान्य बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई है और ये दिन दुनिया भर में बीमारी, सामान्य लक्षणों और जोखिम कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अल्जाइमर ये दिमागी बीमारी है जो व्यक्ति के दिमाग को कमजोर करके उसकी याददाश्त पर असर डालती है। पहले ये बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन तनाव और डिप्रेशन की वजह से अब ये कम उम्र के व्यक्ति को भी अपना शिकार बना रही है। सीधा सा याद रखो वन लाइन में, वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 21 सितंबर को। फिर अगला प्रश्न देखिए, अभी विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया, यानी कि विश्व गेंडा दिवस आप कह सकते हो, तो आंसर होगा 22 सितंबर को। तो हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया जाता है। तो राइनो की सभी 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम पूछोगे तो आंसर होगा 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर। आप जानते हो भारत का कौन सा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, तो आप आंसर क्या करोगे, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा असम में। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है आपका कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना, तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा देखो, डे वाला क्वेश्चन है तो लगभग डेली हम डेज को रिवाइज कर रहे हैं। आज मैं सिंपल सा एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ कि भारत का अभी नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना, या फिर मैं यूं पूछूं कि असम का 7वां नंबर का नेशनल पार्क कौन सा बना। 7वां और 6ठा दोनों नेशनल पार्क कौन से बने हैं असम के, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी देखो 22 सितंबर को हमने वर्ल्ड रोज डे के रूप में भी मनाया। ये जो दिन है ये कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की प्रेरणा देने और उनके जीवन में खुशियां लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है वर्ल्ड रोज डे। और गेंडों से आपको याद आएगा कि अफ्रीका के अभी काले गेंडों को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था पहला वन्यजीव बॉन्ड, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे चलिए, फिर बताइए हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 सितंबर को। तो याद रखना हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो बोल या सुन नहीं सकते, तो वे बात करने के लिए अपने हाथों से, अपने चेहरे के हाव भाव से बात करते हैं और इसी भाषा को साइन लैंग्वेज कहा जाता है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है, लोगों को साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सांकेतिक भाषा को मजबूत बनाना। इस बार की थीम क्या है, सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती है, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट्स अस। फिर बताना है आपको अभी अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 सितंबर को। तो हर साल संयुक्त राष्ट्र ये 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में मनाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। अच्छा मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ, एक परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस भी होता है, वो हम कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं, वो भी याद रखना। आप जानते हो यूनाइटेड अरब अमीरात ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट को शुरू करने वाला पहला अरब देश बना था। और मुझे बताओ अभी किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया, तो आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। हिरोशिमा डे, नागासाकी डे तो आप जानते ही हो, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा चलो आप तो ये बताओ कि अभी पाकिस्तान के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। अच्छा मैंने तो प्रश्न भी पूछ लिया और उत्तर भी दे दिया, चलो कोई बात नहीं, मेरे को यूं पूछना चाहिए था, बताओ अभी किस देश के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, तो फिर आप उत्तर करते पाकिस्तान। कोई बात नहीं होता है, कोई और प्रश्न पूछ लेंगे आपसे। चलो इसी बात पे फिर आप बता दो, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था और उसका निकनेम क्या था, और दूसरा परमाणु परीक्षण किया था अब ये भी बताओ और उसका निकनेम क्या था। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए
अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। और याद रखना, यह हाइफा दिवस भारत और इजराइल में मनाया जाता है। एक्चुअली में इजराइल में एक शहर है हाइफा। इस हाइफा शहर पे कब्जे के लिए तुर्की और जर्मनी की सेना थी। और फिर यह बात है 23 सितंबर 1918 की, जब भारत की तरफ से हैदराबाद के जवान, मैसूर के जवान और जोधपुर के जवान ये भारतीय सेना की तरफ से लड़े थे और हाइफा को आजाद कराया था। इसीलिए तो 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी कारण से दिल्ली के 3 मूर्ति चौक का नाम हाइफा चौक हो चुका है। अच्छा, इजराइल के प्रधानमंत्री नए बने थे अभी, नाम याद है उनका? यायर लैपिड। और इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? निसेट कहते हैं। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हर साल किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो याद रखना, हर साल भारत में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में ये अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने एकात्म मानववाद की अवधारणा विकसित की थी। वे भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक और एक आरएसएस विचारक थे। अंत्योदय शब्द का मतलब क्या होता है? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है, समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचना। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं इसी तरह से, जैसे कि कौन सा दिन किसकी जयंती पे मनाया जाता है, बताने की कोशिश करना। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे, ये हम किसकी जयंती पे मनाते हैं बताओ? तो आंसर होगा पीसी महालनोबिस की जयंती पे। और मनाते कब है ये भी बताऊंगा, 20 को। एक बताओ, पराक्रम दिवस किनकी जयंती पे मनाते हैं? आप जानते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हमने मनाना शुरू किया अभी, पराक्रम दिवस। कब? ये तो आपको याद होना ही चाहिए, नया डे है 23 जनवरी को। बाकी आप जानते हो, राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, ये 13 फरवरी को मनाते हैं। और सब जानते होंगे किनकी जयंती को होता है ये दिन? सरोजिनी नायडू जी। भारत की पहली गवर्नर राज्यपाल यही थी, उत्तर प्रदेश की थी ये। इन्हें भारत की कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखो। आप ये बताओ, सद्भावना दिवस किसकी जयंती को होता है? हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनकी जयंती को। और ये दिन मनाते कब हैं? तो 20 अगस्त को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे, ये आप जानते हो, हमने अभी 5 सितंबर को मनाया था। किसकी जयंती को? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, ये याद रखना। और इसी तरह मैं आपसे पूछूं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये किसकी जयंती को मनाते हैं? तो जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ना हमारे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को। अब आप पूछोगे मनाते कब हैं? तो 11 नवंबर को मनाते हैं। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? और उसी दिन एक और डे मनाते हैं, वो भी बताओ कौन सा डे होता है वो। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता हूँ, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, मेरे ख्याल से सब उत्तर दे देंगे इसका। तो 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को। और इंटरनेशनल यूथ डे भी आप बता ही दोगे, 12 अगस्त को, जिस दिन एलिफेंट डे भी होता है, याद आया? चलो आप ये बताओ, इंटरनेशनल नर्स डे किसकी जयंती को होता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को। कब? 12 मई को। और आप जानते हो ना, अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे हमने किनकी जयंती को मनाया? मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को, यानी कि 29 अगस्त को। अब एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं, सारे प्रश्न तो मैंने ही पूछ लिए और उत्तर भी दे दिए। अब एक प्रश्न तो होमवर्क के लिए रहेगा आपके, कि नेशनल मिल्क डे, और बड़ा सिंपल सा पूछा है मैंने आपसे, बताओ किनकी जयंती को और कब मनाते हैं ये? और वर्ल्ड मिल्क डे ये भी बता दो, बहुत उपकार होगा आपका। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। आप अपने ग्रुप्स में दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो अब बताओ, विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के चौथे रविवार को दुनिया भर के देश विश्व नदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार ये हमने 25 सितंबर को मनाया। उद्देश्य क्या है? नदियों के महत्व और जलवायु परिवर्तन से नदियों के लिए बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। और पूछोगे इस बार की थीम क्या है? तो जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप आंसर कर दोगे गंगा नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी से आपको याद आएगा, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर होगा गोदावरी को। और वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? ये भी कहते हैं गोदावरी को। अच्छा, ये तो हमने भारत में बात कर ली। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की नील नदी है। और एशिया की सबसे लंबी यांगत्से नदी है,
ये आपको मिलेगी चाइना में। आपको याद है अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा असम। अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, करंट अफेयर्स का है कि अभी बिहार में किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध जिसका नाम है गयाजी बांध, इसका उद्घाटन किया गया? तो कौन सी नदी पे? तो आंसर होगा फल्गु नदी। चलो बताओ, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। तो हर साल दुनिया भर में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां लिख कर देता है, जिन्हें लेने के लिए आपको फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो इन्हीं फार्मेसियों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। और 25 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसकी स्थापना होती है 25 सितंबर 1912 को, इसीलिए 25 सितंबर। अच्छा, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में है, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट का भी है। और इसका आदर्श वाक्य मोटो भी है कि दुनिया भर में फार्मेसी को आगे बढ़ाना। सीईओ इसके डॉक्टर कैथरीन दुग्गन है। अच्छा, इसकी थीम भी है। थीम क्या है? फार्मासिस्ट यूनाइटेड इन एक्शन। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी विश्व गोरिल्ला दिवस कब मनाया? तो ये हमने 24 सितंबर को मनाया। हर साल दुनिया भर में 24 सितंबर को विश्व गोरिल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के लोगों को गोरिल्ला के विषय में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही ये भी निर्धारित करता है कि आम लोग गोरिल्ला की रक्षा के लिए किस तरह से योगदान दे सकते हैं। तो गोरिल्ला दिवस 24 सितंबर को। तो देखो, ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस अभी कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 सितंबर को। तो हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और बात करें अगर 2022 में इसका मेजबान देश कौन है, होस्ट कंट्री, तो आंसर होगा इंडोनेशिया। आपको पता है इंडोनेशिया क्यों न्यूज में है? क्योंकि 2022 में G20 की अध्यक्षता इसी के पास है। अगले पास भले ही हमारे पास होगी, लेकिन इस साल तो इसी के पास है। बात करें अगर इस बार की थीम क्या है, तो आंसर होगा रीथिंकिंग टूरिज्म। ये तो बात हो गई वर्ल्ड टूरिज्म डे की, जो आप 27 सितंबर को मना रहे हो। अगर हम पूछें कि नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं, तो आपका आंसर होगा 25 जनवरी को। और आप कहोगे कि 25 जनवरी को तो एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। आपको पता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में है। और टूरिज्म यानी कि पर्यटन से आपको याद आएगा एक प्रश्न कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपनी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया था, कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल घोषित किया 2022-23 के लिए? तो आंसर होगा वाराणसी को। और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 को जारी किया था, उसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप पे कौन था? जापान। तो अब बताओ, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 सितंबर को। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे ये हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये दिन दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। बात करें थीम क्या है इस बार की? स्ट्रेंथिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये तो बात हो गई पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की। अगर मैं पूछूं पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। और आप जानते हो अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें भारत सबसे लास्ट पे था 180वें नंबर पे। और टॉप पे कौन था? डेनमार्क। वैसे हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 सितंबर को। तो हर साल 28 सितंबर को ये वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इस वायरल बीमारी के प्रभाव और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? तो लुई पास्चर की पुण्यतिथि होती है इस दिन। उन्होंने पहली बार रेबीज की वैक्सीन विकसित की थी। और बात करें इस बार की थीम क्या है? रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। पहली बार हमने इसको 2007 में मनाया था। और आप जानते हो अब मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा, या आपके जहन में क्या प्रश्न आ रहा होगा कि रेबीज मुक्त होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आप सबको पता है आंसर होगा इसका गोवा। फिर आप बताओ,
अभी विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को। तो हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, क्योंकि हर साल दुनिया भर में लाखों लोग हृदय रोग से मर जाते हैं। तो इसके माध्यम से लोगों को यह बताया जाता है कि हृदय रोग से कैसे बचा जा सकता है। इसे पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। लेकिन बात करें इस बार की थीम क्या है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थीम इंपॉर्टेंट है, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अभी विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 सितंबर को। तो ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे है, ये हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस साल हम इसे 29 सितंबर को मना रहे हैं। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? हरित नौवहन के लिए नई तकनीकें, न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे। आप कहोगे एक नेशनल मैरीटाइम डे भी होता होगा भारत में, समुद्र दिवस हम मनाते होंगे, राष्ट्र समुद्र दिवस। वो कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को मनाते हैं। और एक वर्ल्ड ओशियन डे भी होता है, विश्व महासागर दिवस, वो होता है 8 जून को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? लोथल, गुजरात में। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया इंटरनेशनल सी फूड, इसका आयोजन कब हुआ था? 2022 की बात कर रहा हूं, तो आंसर होगा कोलकाता में। ये इसका 23वां संस्करण था। अब अगर मैं आपसे पूछूं 2023 में ये कहां पर होगा, तो इसका उत्तर आप लोग दोगे। और अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो कल की रिवीजन वाली क्लास में मैं इसका उत्तर आपको दूंगा, क्योंकि वहां पे कराने वाला हूं ये प्रश्न मैं आपको, क्योंकि अच्छा प्रश्न है ये। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना ये कहां पे होगी, तो आंसर होगा गुजरात में। और याद रखना, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने? जी अशोक कुमार बने। फिर बताइए, अभी अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम लोगों ने कब मनाया? तो आंसर होगा 30 सितंबर को। तो हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? अ वर्ल्ड विद आउट बैरियर। और इस बार की थीम क्या है? अ वर्ल्ड विद आउट बैरियर। अच्छा, 30 सितंबर को ही हम ये दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि होती है। वे बाइबल के अनुवादक थे, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। तो उनकी याद में ही इस खास दिन को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। आपको ये तो याद है ना, गीतांजलि ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था इस बार का, उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि गीतांजलि को ही नहीं, इनकी बुक की जो ट्रांसलेटर हैं उनको भी ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। तो ये दोनों नाम आप याद रखना। अब क्या आप मुझे बता सकते हो उन ट्रांसलेटर का नाम क्या है? चलो, ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखता हूं। आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आलिया भट्ट को। तो अभी एक्ट्रेस हैं ये आलिया भट्ट, जिनको प्रतिष्ठित प्रियदर्शनी अकादमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्रमुख गैर लाभकारी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन प्रियदर्शनी अकादमी की 38 यानी कि 38 नंबर की वर्षगांठ समारोह में भारतीय सिनेमा में उनके सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है। तो सिंपल सा 1 लाइन में याद रखेंगे, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। सुष्मिता सेन का नाम सुना है आपने? इन्हें इस साल के स्टार्टिंग में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड मिला था उनके शो आर्या 2 के लिए। अच्छा, आपको याद होगा अभी 67 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कृति सेनन मिम्मी नाम की मूवी के लिए, और बेस्ट फिल्म रही थी शेरशाह। उससे पहले आईफा अवार्ड्स 2022 की बात हमने करी थी जो अबू धाबी में हुए थे। उसमें बेस्ट एक्टर थे विक्की कौशल सरदार उद्यम नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस तो यही थी कृति सेनन मिम्मी मूवी के लिए, और उसमें बेस्ट फिल्म यही थी शेरशाह। और बेस्ट डायरेक्टर थे शेरशाह के डायरेक्टर विष्णुवर्धन। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अब इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखो अभी किस भारतीय फिल्म को 95 यानी कि 95th अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा छेल्लो शो। तो गुजराती फिल्म है ये छेल्लो शो, जिसे 95th अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स जो कि 2023 में होंगे,
उसके लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस फिल्म का नाम अंग्रेजी में है लास्ट फिल्म शो और इसका निर्देशन ये किसने किया है? पान नलिन ने। और इस मूवी ने एस राजामौली की RRR और द कश्मीर फाइल्स को मात दे दी है और यहाँ पे एंट्री ली है। आपको याद होगा 2021 में एक तमिल फिल्म थी कुझंगल, वो ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनी थी। अब बात तो देखो ऑस्कर की है, तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा 2022 वाले ऑस्कर कौन से नंबर के थे? तो 94 नंबर के थे। उसमें बेस्ट फिल्म याद रख लो कोडा है, बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस है जेसिका कैस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर हैं जेन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। तो इतना आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा राधिका बत्रा। तो अभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को ये गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया और उन 4 में से एक भारतीय हैं, उनका नाम आपने देख लिया, राधिका बत्रा है। अब बाकी 3 कौन है? तो एक है अफगानिस्तान की जारा जोया, एक युगांडा की वेनेसा नाकाटे। अच्छा आगे बढ़े उससे पहले आप लोग बताओ कि अभी आपने वेनेसा नाकाटे का नाम कहाँ पे पढ़ा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था करंट अफेयर्स में, बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और ये 3 हो गई है, और चौथी कौन है? यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेओन। तो इन चारों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में उनके असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप जानते हो असगर वजाहत का नाम अभी 31वां व्यास सम्मान मिला था इनको महाबली के लिए। और अभी लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तनिकेला भरणी को। ये कौन है? तेलुगु लेखक और अभिनेता एक्टर हैं। और मरीना तबस्सुम की बात करेंगे तो अभी लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली दक्षिण एशिया की पहली व्यक्ति ये बनी है। ये बांग्लादेशी वास्तुकार हैं। वैसे अभी एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि युगांडा की वेनेसा नाकाटे का नाम आपने कहाँ पे सुना था? एक्चुअली में अभी यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर ये बनी थी, तब आपने इनका नाम सुना था, तो याद रखना इनका नाम। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी सितंबर 2022 में किस देश ने अपने उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल यानी कि इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार को जीता है। तो अभी इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को भारत की मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर अपने असाधारण कार्य के लिए ये पुरस्कार मिला है। इस पहल के तहत उच्च रक्तचाप से पीड़ित 34 लाख से ज्यादा लोग सरकारी सुविधाओं में इलाज करवा रहे हैं। हाइपरटेंशन से एक डे आपको याद आएगा, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, वो हम मनाते हैं कब? 17 मई को। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए अभी सितंबर 2022 में किस कंपनी को राष्ट्र ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड को। तो अभी राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड को 2021 राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसे लगातार चौथी बार यह राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार मिल रहा है। आप जानते हो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे विजाग स्टील के रूप में भी जाना जाता है, ये एक सरकारी स्वामित्व वाला स्टील उत्पादक है जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मिलेगा आपको विशाखापत्तनम में। और अभी कुछ समय पहले इसके CMD बने थे, अतुल भट्ट नाम है उनका। आप जानते हो अभी मार्च 2022 में ही राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला था। इस्पात मतलब हो गया स्टील। आप जानते हो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और ये भी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसे टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। तो बताओ अभी भारतीय इस्पात संघ के महासचिव कौन बने? आलोक सहाय। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष सज्जन जिंदल बने। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। फिर बताओ अभी सितंबर 2022 में किसने जर्मन पेन पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा मीना कंदासामी ने। तो भारतीय कार्यकर्ता, लेखक और कवि हैं ये मीना कंदासामी, जिनको अभी
हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है, जो जर्मनी के डार्मस्टेड में पेन सेंटर के द्वारा दिया जाता है। तो पीड़ित लेखकों के अधिकारों के लिए उनके समर्थन के सम्मान में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। मीना कंदासामी ये कहाँ से है? ये चेन्नई से है। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे कि एक बुक का नाम है टच, एक बुक का नाम है व्हेन आई हिट यू, ये 2017 में आई थी, ये भी ध्यान रख लेना। नाम है इनका मीना कंदासामी। आप जानते हो राधिका बत्रा का नाम पढ़ा था आपने अभी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को अभी गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया था। उन चारों में एक भारतीय थी, ये राधिका बत्रा। स्वाति पीरामल, फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया। और तनिकेला भरणी, तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं ये। अभी लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार मिला था इनको। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे, फिर आपको बताना है अभी हाल ही में किसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया। तो आंसर होगा सुएला ब्रेवरमैन को। और इनका नाम अभी आपने अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में पढ़ा होगा। भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह सचिव बनी है ये सुएला ब्रेवरमैन। और अभी इन्हीं को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका नाम अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में आ गया और अब अवार्ड वाले सेक्शन में भी आ गया। 2 बार आप पढ़ रहे हो इनका नाम। और उन्हें ये जो पुरस्कार है ये लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड्स 2022 समारोह में दिया जाएगा। इन पुरस्कारों की स्थापना सन 2000 में दक्षिण एशियाई लोगों को ब्रिटेन में उनके महान उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए की गई थी। सुएला ब्रेवरमैन ये 2020 और 2022 के बीच में पहले अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया इन्होंने। और अभी जब यूके की नई प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस, उन्होंने सुएला ब्रेवरमैन को अपने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया था। आप जानते हो कौशिक राजशेखर का नाम 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी प्राइज मिला था इनको। और रसेल नदजेबेट वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड मिला था। कैमरून कार्यकर्ता हैं ये। और आप जानते हो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 का किसने जीता? सिंथिया रोसेंजवेग ने। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये प्रश्न। बढ़ते आगे, अब आपको बताना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर होगा आशा पारेख को। तो दिग्गज अभिनेत्री हैं आशा पारेख, जिनको साल 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये कौन से नंबर का है? 52वें, 52 नंबर का है ये। तो आशा पारेख, उन्हें 1992 में सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अब मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। आशा पारेख की बात करें, इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म आसमान से की थी 1952 में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 2 पॉइंट याद रखना। आप जानते हो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है ये स्थापित कब किया गया था? 1969 में। और पहली प्राप्तकर्ता कौन थी इसकी? देविका रानी थी। अभी पिछला वाला 2000 मिला था किसे? रजनीकांत को। और वाला किसे मिलेगा? आशा पारेख को। ये आप याद रखना। बढ़ते आगे, चलो फिर बताओ सितंबर 2022 में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश ये देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वाधिक सुधार करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा करीब 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला ये देश का दूसरा राज्य भी बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में। एक तो याद रखना इसकी शुरुआत कब होती है और कहां से इसको लॉन्च किया गया था। शुरुआत होती है इसकी 23 सितंबर 2018 को। कहां से शुरुआत हुई? रांची, झारखंड से। ये एक स्वास्थ्य बीमा कवर स्कीम है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को साल में 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो याद रखना भी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में संचालित हवाई अड्डों की 5 से लेकर 15 मिलियन यात्री श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार मिशन सेफ गार्डिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिया गया है, जिसने महामारी के बाद निर्बाध यातायात और यात्रियों की संतुष्टि को सुनिश्चित किया है। आप जानते हो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना था और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। और कोचीन से एक प्रश्न मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कौन बनाएगा, तो आंसर होगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है, तो आंसर करना INS विक्रांत है। और अगर पूछे इसको किसने बनाया, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। ये दोनों प्रश्न अभी करंट अफेयर्स के हैं और इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी आप जानते हो जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना था। जो लद्दाख में लेह हवाई अड्डा है, ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना था। और हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पहले तो ये बताओ ये है कहाँ पे, ये कतर में है और अभी इसे लगातार दूसरे साल विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था। कहाँ पे? स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में। और यहीं पे बंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था। आपको याद होना चाहिए अभी अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया, बताओ क्या रखा गया, तो आंसर होगा डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया। ये नाम याद रखना। वैसे हमारे विमानन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर ने 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने भारत में पर्यटन स्थल के नागरिक प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में मध्य प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 8 पुरस्कार मिले हैं, जबकि उज्जैन को स्वच्छ पर्यटन स्थल पश्चिमी क्षेत्र का पुरस्कार मिला है। अभी आप जानते हो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे हमने मनाया था कब? 25 जनवरी को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना था, तो आंसर होगा इंदौर। इंदौर में आपको पाताल पानी रेलवे स्टेशन मिलेगा, जिसका नाम बदल के ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रखा गया था। आप जानते हो अगले साल 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ पे होगा? इसका आयोजन किया जाएगा इंदौर में। और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बना था इंदौर। तो इस कारण से ये न्यूज में था। कौन? इंदौर। बढ़ते आगे। चलो अब आपको बताना है कि किसे 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है, तो आंसर होगा कुमार सानू को। तो ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार है, ये उनकी जयंती को यानी कि अभी 28 सितंबर को उनके जन्म स्थान इंदौर में दिया गया। अब यहाँ पे याद रखना 3 सालों के मैं आपको बता रहा हूँ। 2019 का तो शैलेंद्र सिंह को, 2021 का कुमार सानू को, जबकि आनंद मिलिंद को जिन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, उन्हें 2020 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा हर साल संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए तो पुरस्कार राशि के रूप में और एक सर्टिफिकेट मिलता है। पहली बार ये जो पुरस्कार है ये नौशाद, किशोर कुमार और आशा भोसले को दिया गया था। और लता मंगेशकर जी से 2-3 प्रश्न आपको याद रखने हैं, जैसे कि पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार ये किसको मिला? मंत्री नरेंद्र मोदी। अभी लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और एक संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? इंदौर में। और अभी कल ही पढ़ा है हमने, अयोध्या में एक घाट क्रॉसिंग का नाम यानी कि एक चौराहे का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था सन 2001 में, और 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते आगे।
तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी सितंबर 2022 में किस देश ने काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में अपना पहला साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी सितंबर 2022 की ये बात है, काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में बांग्लादेश ने अपना पहला साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसमें बांग्लादेश ने किसको हराया? नेपाल को हराया। ये इस टूर्नामेंट का 6वां संस्करण था। और आपको याद होगा अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता था भारत ने, नेपाल को ही हराया था उसमें, जो कि हुआ कहाँ पे था ये चैंपियनशिप? श्रीलंका के कोलंबो में। और अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 जो कि जमशेदपुर में हुआ था, उसको भी भारत ने जीता था और उसमें हराया बांग्लादेश को था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट डूरंड कप। डूरंड कप ये इसका 131वां संस्करण था। बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने इसको जीत लिया मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके, ये याद रखना। और अगर आपसे पूछे अभी 75वें नंबर की जो संतोष ट्रॉफी थी उसको किसने जीता? केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हराकर। और बताओ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 इसका होस्ट कंट्री कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। अभी आपको याद है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो आंसर होगा कल्याण चौबे बने। और अगर आपसे पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पे? कतर दोहा में। इसका शुभंकर लाइव है, ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस। और अगले वाले 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पे? ये 3 देश में, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। इसी तरह से आपको याद होगा अभी 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था सुनील छेत्री को, और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था मनीषा कल्याण को। अच्छा, नामची सिक्किम में ही बाइचिंग भूटिया के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम भी बन रहा है, ये भी याद रखना। और 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे। और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में होता है। प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फिनिटो। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। तो देखो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि आईसीसी के नए बदलावों के अनुसार एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय में तैयार होना होगा? तो आंसर होगा 2 मिनट में। 2 मिनट में मैगी है क्या? मैगी समझो। तो अभी आईसीसी ने सौरव गांगुली की अगुवाई वाली पुरुष क्रिकेट समिति की सिफारिशों की पुष्टि के बाद खेल के नियमों में कई बदलावों की घोषणा की है। जैसा कि हम प्रश्न में पढ़ रहे हैं, अगर कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो उसके आउट होने के बाद जब नया बैट्समैन स्ट्राइक पर आता है तो उसे अगर टेस्ट मैच या वनडे मैच चल रहा है तो 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक पर आना होगा पहले, जबकि T20 इंटरनेशनल में 90 सेकंड में आना होगा। पहले की बात करें तो पहले समय 3 मिनट हुआ करता था, 3 मिनट के अंदर उसे आना होता था। अच्छा, बात कर लें अगर वो नहीं आया तो, अगर वो नहीं आता टाइम पे जो टाइम दिया हुआ है, तो जो दूसरी वाली टीम है यानी कि फील्डिंग वाली टीम है उसका कप्तान टाइम आउट की अपील कर सकता है। वैसे तो बहुत सारे कुछ हैं नियम्स जिनमें बदलाव लेकर के आए हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं। एक तो ये मैंने आपको बताया, एक होता है मैनकेडिंग। अभी मैनकेडिंग का मतलब क्या होता है? जो क्रिकेट देखते हैं उसके बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं जानते वो हल्का सा समझ लो थोड़ा बहुत, या कभी कभार तो आपने क्रिकेट खेला या देखा ही होगा। तो जो बॉलर होता है आपने देखा होगा वो काफी दूर से भागता हुआ आता है। तो जब वो भागता हुआ आता है तो नॉन स्ट्राइक पे जो बैट्समैन है, नॉन स्ट्राइक मतलब एक तो जो बैटिंग कर रहा है वो, और एक अपोजिट साइड में जो बैट लेकर के खड़ा होता है। तो जब सामने से वो बंदा भागता हुआ बॉल डालने के लिए आता है तो सामने वाला जो बैट्समैन होता है वो उसी के साथ साथ आगे निकल जाता है पहले से ही, तो उसी कहते हैं मैनकेडिंग। इसे अभी तक अनफेयर प्ले माना जाता था, लेकिन अब अगर बॉलर उसे आउट कर देता है इस कंडीशन में तो उसे रन आउट कहा जाएगा। इसके अलावा लार का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध अब स्थायी हो गया है, तो खिलाड़ियों को गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। बाकी देखो आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। इसके सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी 2 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन होगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड। अच्छा, आपको याद हो तो अभी खेल महाकुंभ का आयोजन गुजरात में भी किया गया था। और प्रश्न में अब आपसे पूछ रहे हैं कि अभी 2 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में होगा ये खेल महाकुंभ? तो उत्तर होगा इसका उत्तराखंड। और खेलों से आपको याद है अभी 36वें नेशनल गेम्स 2022 में ये कहाँ पे? गुजरात में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट भी याद रखो सावज है। सावज
इसको मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है शावक। और अगले साल जो 37 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो गोवा में होंगे, ये भी याद रखना। अभी आपको याद है ग्रामीण ओलंपिक गेम्स ये कहां पे हुए, राजस्थान में हुए थे, उसका शुभंकर था शेरू। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुए, जो कि इसका 22वां ही संस्करण था, जिसमें भारत ने 22 ही गोल्ड जीते थे, वो कहां पे हुआ था, बर्मिंघम यूके में। भारत चौथे स्थान पे था, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे था। भारत ने टोटल तो 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण भी हुआ था, कहाँ पे, पंचकुला हरियाणा में, और इसका शुभंकर था धाकड़, विजेता हरियाणा ही था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण भी हुआ था बंगलुरु में, इसका शुभंकर वीरा था, और उसमें विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी थी, बंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी। आप जानते हो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है, 29 अगस्त को होता है। वैसे तो केंद्र सरकार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देती है उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया, जिसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है, 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की थी? तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में लेवर कप किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा लंदन में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने जीता, तो टीम वर्ल्ड ने इसको जीता है। किसको हरा करके? टीम यूरोप को हरा करके। और टीम वर्ल्ड ने पहली बार लेवर कप को जीता है। देखो, लेवर कप का संबंध किससे है, यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर करना टेनिस से। तो टीम वर्ल्ड के फ्रांसिस टियाफोए और फेलिक्स ऑगर ने प्रतियोगिता जीतने के लिए टीम यूरोप के स्टेफानोस सिसिपास और नोवाक जोकोविच को हराया। लेवर कप ये टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर हार्ड कोर्ट प्रतियोगिता है। इसमें यूरोप के अलावा सभी महाद्वीप के खिलाड़ी टीम वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बात करें ये इस बार कौन सा संस्करण है, इसका 5वां संस्करण है। टेनिस से आपको याद आएगा, अभी रॉजर फेडरर ने कहा था कि लेवर कप के बाद वो संन्यास ले लेंगे। सेरेना विलियम्स ने अभी संन्यास ले लिया। एशले बार्टी ने इस साल के स्टार्टिंग में संन्यास ले लिया था। और भारतीय टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, उन्होंने कहा था इस साल के एंड में वो संन्यास ले लेंगी। अब टेनिस की बात है तो आपको बताएं, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो अभी हो चुके हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम में। तो एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम वुमेन सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल ये किस किसने जीता। तो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता था राफेल नडाल ने। राफेल नडाल कहाँ से हैं? ये स्पेन से हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल ये एशले बार्टी ने जीता था, वो ऑस्ट्रेलिया की संन्यास ले लिया हमने कहा। फिर हुआ था फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता था, ये स्पेन के आपको पता है। याद रखना, किंग ऑफ क्ले कोर्ट इनको कहा जाता है। इसमें वुमेन सिंगल टाइटल ईगा स्विटेक ने जीता, ये पोलैंड की है। और विंबलडन ओपन की बात करें तो इसमें मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता, वो सर्बिया के हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता एलेना रिबाकिना ने, ये कजाकिस्तान की है। फिर हुआ यूएस ओपन। यूएस ओपन में मेन सिंगल, अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखते हैं। आपको बताना है इसका मेन सिंगल और वुमेन सिंगल किसने जीता। बाकी टेनिस के लिए एक डे भी होता है, वर्ल्ड टेनिस डे, वो 7 मार्च को मनाते हैं। एक्चुअली में मार्च के पहले सोमवार को मनाते हैं, तो इस बार हमने 7 मार्च को मनाया। साथ में स्टैटिक प्रश्न भी याद रखो, यहाँ से बन जाता है कभी कभार कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये तो हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं। चलो अब बताओ, सितंबर 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया। तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं ये झूलन गोस्वामी। अभी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्हें चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो झूलन गोस्वामी ये चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हैं। झूलन गोस्वामी ये दुनिया की सबसे तेज गेंदबाज और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है। इनके नाम वुमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है, लेकिन अभी इन्होंने संन्यास ले लिया। इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले रुमेली धर ने
और मिताली राज, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। अच्छा, झूलन गोस्वामी से याद रखना, वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। आपको एक ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर का नाम याद होगा, लिसा स्टालेकर। अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये, तो उनका नाम भी याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, इस साल जो आपके वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे न्यूजीलैंड में, आपको बताना है उसे किसने जीता, किसको हरा करके जीता। वैसे आप सबको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं आपको हिंट दे देता हूं। हिंट से क्या होगा, चीजों को आप कोरिलेट कर पाओगे बड़ी आसानी से। जैसे कि मैंने हिंट दिया आपको, इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था 2022 वाला, जो कि 22वां संस्करण था, जिसमें हमने 22 गोल्ड जीते थे। भारत तो चौथे स्थान पे रहा था, उसमें जो पहले स्थान पे रहा था ना, वही देश आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी पहले स्थान पे रहा, यानी कि वो विनर रहा था। बताओ, अब हम बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है, अभी सितंबर 2022 में दलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा वेस्ट जोन ने। पहली बात करते हैं कि दलीप ट्रॉफी 2022 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा कोयम्बटूर में। किसने जीता? अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाले वेस्ट जोन ने जीता है। किसको हराया? साउथ जोन को हराया। और इसमें यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। वहीं जयदेव उनादकट ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया। दलीप ट्रॉफी, इसका संबंध क्रिकेट से है। इसका पहला संस्करण 1961-62 में खेला गया था। यह तो हमने दलीप ट्रॉफी की बात कर ली। इससे पहले हमने रणजी ट्रॉफी के बारे में पढ़ा था। उसको किसने जीता था? मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके। एक संतोष ट्रॉफी भी आपको याद होगा, लेकिन याद रखना संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इस बार इसका 75 नंबर का संस्करण हुआ, जिसको केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। इस साल के जो आईपीएल हुए थे, जो कि उसका 15वां संस्करण था, गुजरात टाइटंस ने जीता। पहली बार नई टीम बनी है ये, और इसी ने इसको जीत लिया। किसको हराया? राजस्थान रॉयल को। तो ये पॉइंट्स याद रखना। आप बढ़ते आगे। अब अगला प्रश्न देखो क्या पूछ रहे हैं कि अभी सितंबर 2022 में किसे प्रधानमंत्री केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा, ये तीनों नाम इसके आंसर है, केटी थॉमस, करिया मुंडा और रतन टाटा जी। तो अभी उद्योगपति रतन टाटा जी, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस और पूर्व डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा को प्रधानमंत्री केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पे प्रधानमंत्री केयर्स फंड की, तो आपको याद है इसे कब बनाया गया था? कोरोना के समय 27 मार्च 2020 को। एक तो ये याद रखना। और इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? भविष्य में कोरोना वायरस के प्रकोप और इसी तरह की महामारी जैसी स्थितियों से निपटने, उनकी रोकथाम करने और राहत प्रयासों के लिए इसे बनाया गया था। और याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फंड के अध्यक्ष हैं। अच्छा बताओ, आप लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आंसर होगा गणेशा वासुदेव मावलकर। अभी 17वीं लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। और आप जानते हो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये आप लोग बताओ कौन है। बाकी अगर बात करें, असम ने अभी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था रतन टाटा जी को, जिसका नाम है असम वैभव। अभी रतन टाटा जी की बायोग्राफी आई है, उसका नाम क्या है? रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, जिसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और अभी रतन टाटा जी ने गुड फेलोज नाम के एक स्टार्टअप में निवेश भी किया था। और बताओ, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? साइरस पूनावाला। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा आपका, एक तो रोहित शर्मा और एक उनकी वाइफ है रितिका सजदे। तो याद रखना भी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका सजदे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस स्थापना होती है सन 2001 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और एमडी सीईओ इसके प्रशांत त्रिपाठी हैं। आप जानते हो अभी बीसीसीआई ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया था? मास्टर कार्ड को। अभी कर्नाटक ने कन्नड़ फिल्म एक्टर हैं किच्चा सुदीप, इनको पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और रॉबिन उथप्पा, इन्हें अभी कर्नाटक सरकार ने ही अपने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो वो आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए,
हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्र सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा भरतलाल। तो याद रखना, अभी गुजरात कैडर के ये रिटायर्ड अधिकारी हैं, भरतलाल इनका नाम है, जिनको अभी राष्ट्र सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप जानते हो अभी जनवरी की बात है, इसी साल में स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया गया था, जिसमें पहले स्थान पे आपका जम्मू था, दूसरे स्थान पे डोडा और तीसरे स्थान पे सांबा जिला। वैसे सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे हम कब मनाते हैं? अटल जी की जयंती को, यानी कि 25 दिसंबर को मनाते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखना बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताओ अभी किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा दिलीप तिर्की को। तो भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य दिलीप तिर्की को अभी हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। और इतिहास में ये पहली बार है जब एक पूर्व खिलाड़ी और एक ओलंपियन को हॉकी इंडिया का प्रमुख चुना गया हो। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताओ कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्या इसका संबंध हॉकी से है क्या? अगर हाँ तो बताओ, अगर ना तो बताओ फिर किससे है। बाकी आप जानते हो अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने थे कौन? आशीष कुमार चौहान। और अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन बने थे? एसएस मुंदड़ा बने थे, वो भी याद रखना। सीबीडीटी के अध्यक्ष बने थे नितिन गुप्ता। इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने? तपन कुमार डेका। और सामंत कुमार गोयल तो आप जानते ही हो, रॉ के प्रमुख फिर से चुने गए। आप जानते हो अभी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे बने थे। और फिडे, जो कि शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, उसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे विश्वनाथ आनंद। और अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने थे? मोहम्मद जलूद बने थे। अभी आपको याद होगा FIH हॉकी 5S का पहला खिताब किसने जीता था? भारत ने जीता पोलैंड को हरा करके। ये हुआ कहां पे था? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और याद रखना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में ही। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी सितंबर 2022 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर M श्रीनिवास को। तो अभी केंद्र सरकार ने डॉक्टर M श्रीनिवास को एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे। एम्स दिल्ली स्थापना होती है 1956 में। इसके पहले निदेशक कौन थे? डॉक्टर BB दीक्षित। और एम्स की फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आप जानते हो अभी DRDO के अध्यक्ष कौन बने थे? समीर V कामत। और अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके सचिव बने थे राजेश वर्मा। जबकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे सुरेश N पटेल। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देवारण्य योजना शुरू की थी? और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी UK संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, इस प्रश्न का भी उत्तर दो। और एक और प्रश्न का उत्तर दे जाओ कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कहां पे पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया? हम बढ़ते आगे। तो देखिए, इस इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अभी ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव बहल को। तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यानी कि ICMR, जो कि जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण और प्रचार के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है, और ये दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। और अभी इसी के नए महानिदेशक बन गए हैं डॉक्टर राजीव बहल। 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया। साथ में वे स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव भी बने हैं। बाकी अगर ICMR की बात करें, स्थापना इसकी 1911 में हो गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आगे बढ़ेंगे उससे पहले। CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल अभी कौन बनी थी? उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी आप जानते हो अभी राष्ट्र सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने थे भरतलाल। NLC इंडिया लिमिटेड के CMD बने थे प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। और भारतीय जहाज रानी निगम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बने थे BK त्यागी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका भी निधन हो गया, तो BK से आपको याद आएगा, BK सिंगल उनका नाम था। अब मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था? CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल, तो इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसे एशिया पाम ऑयल अलायंस का पहला अध्यक्ष बनाया गया?
तो आंसर होगा अतुल चतुर्वेदी को। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पहले अध्यक्ष बने हैं ये किसके? एशियन पाम ऑयल अलायंस के। इसकी स्थापना अभी 21 सितंबर 2022 को ही हुई है और अभी इसके पहले अध्यक्ष बन गए हैं अतुल चतुर्वेदी, इसलिए आपको नाम याद रखना है। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें वो सभी देश शामिल हैं जो पाम ऑयल का आयात करते हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। ये 5 देश इसमें शामिल हैं। और याद रखना, इनमें से भारत जो है ये एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है, जो वैश्विक आयात का 15% हिस्सा आयात करता है। आयात यानी कि इंपोर्ट करता है। और अगर दुनिया में बात करेंगे तो इंडोनेशिया और मलेशिया ये अब तक के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक देश हैं। अच्छा, प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि किस देश को पाम ऑयल कंट्री कहते हैं, तो आंसर होगा नाइजीरिया। और पाम ट्री से आपको याद आएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ किसके लोगो में, नहीं प्रश्न ऐसे आता है कि आरबीआई के लोगो में कौन सा ट्री है, तो पाम ट्री है। और कौन सा जानवर है? रॉयल बंगाल टाइगर है। बाकी आप जानते हो अभी भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने थे आर दिनेश। और दिनेश में अगर गुण अच्छे होंगे तो वो श्रीलंका का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। यानी कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन है। सतीश पाई इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष बने ये। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अभी माधवीपुरी बुच बनी। ये नाम भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है सितंबर 2022 में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय कुमार को। तो अभी संजय कुमार को रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। रेलटेल, इसका गठन 2009 में एक राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड और दूरसंचार नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से किया गया था। तो कौन बन गए हैं इसके सीएमडी? संजय कुमार। वैसे आपको बता दूं ये प्रश्न हमने पहले भी पढ़ चुका है, जब इनके नाम की सिफारिश हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था। और अभी इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया, तो इनका नाम याद रखना। आपको याद दिलाऊं मैं, अभी हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? वो भी नाम याद रखो, राजेंद्र प्रसाद है। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन तो आप जानते ही हो, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी। और बता दो विनय कुमार सक्सेना, ये अभी नाम न्यूज में था और इंपॉर्टेंट है, ये क्या बने थे? बाकी देखो, अगर हम एस कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ बने थे। एम्स दिल्ली के नए निदेशक कौन बने? डॉक्टर एम श्रीनिवास। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। ये नाम याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी भारत में सोलर फार्म से स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा अमेजन। तो अभी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन। इसने घोषणा की है कि ये राजस्थान में, कहाँ पे? राजस्थान में टोटल 420 मेगावाट कैपेसिटी के 3 सोलर फार्म्स का निर्माण करेगी। और ये पहली बार होगा जब कोई ई कॉमर्स कंपनी देश में सोलर फार्म स्थापित करेगी। इसके अलावा अमेजन 14 भारतीय शहरों में 23 नई सोलर रूफटॉप परियोजनाएं भी स्थापित करेगी। अच्छा, रूफटॉप से एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? प्रश्न का उत्तर दो। जब तक हम अमेजन के बारे में जानते हैं, इसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं और इसके सीईओ एंडी जेसी हैं। और आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और दिल्ली हवाई अड्डा ये पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। और मैंने आपसे क्या पूछा? भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात के गांधीनगर में। तो ये ध्यान रखना आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न पूछ क्या रहा है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी। तो इटली में कट्टर दक्षिणपंथी नेता हैं ये जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने अभी चुनाव जीत लिया और अब वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी इटली की। क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया। अभी आपको याद है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? कैटलिन नोवाक। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? सामिया सुलूहू हसन। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मैग्डलेना एंडरसन। और अब आप कहोगे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी। इटली जिसकी कैपिटल रोम है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा। करेंसी इसकी यूरो होती है। आपको अभी याद है भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? द्रौपदी मुर्मू। और इटली से आपको याद आएगा इटली ने भारत में
अपना पहला मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे शुरू किया था? तो आंसर होगा गुजरात में। और हमारे जो 7 वंडर्स है उसमें से एक इटली में भी है, जिसे क्या कहते हैं? कोलेसियम। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी किसे भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फिर से किसे अपना एमडी सीईओ बनाया है? तो आंसर होगा दिलीप असबे को। तो अभी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दिलीप असबे को 5 साल के लिए कंपनी के एमडी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया, रीअपॉइंट हो गई है। दिलीप असबे जी पहली बार जनवरी 2018 में एनपीसीआई के एमडी सीईओ बने थे। एनपीसीआई ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली कंपनी बनी थी? यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका उत्तर क्या होगा? जियो। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा नेपाल। आप जानते हो अभी आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो आंसर होगा राजीव बहल। अभी एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अतुल चतुर्वेदी। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने दिलीप तिर्की। और अब आपको बताना है कि अभी ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो आंसर होगा राजेंद्र कुमार को। तो ये आप याद रखना। बाकी आप जानते हो अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने थे? समीर वी कामत बने थे। अभी हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके सचिव बने थे राजेश वर्मा। और वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे इंदरमेत गिल। ये नाम भी अभी चर्चा में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न पूछ क्या रहा है कि सितंबर 2022 में भारत के सीडीएस कौन बने हैं? सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आंसर होगा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आप सभी जानते हो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत जी थे, लेकिन हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था। तो उनके निधन के 9 महीने बाद भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला सीडीएस नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा भी भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के तौर पर भी काम करेंगे। कौन? ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसी तरह से एक लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम का नाम भी याद रखना, क्योंकि अभी साउथ सुडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में अभी इनको नियुक्त किया गया था। तो इनका नाम न्यूज में था। मनोज पांडे जी को आप जानते हो, हमारे आर्मी चीफ हैं ये। और सुनील लांबा ये हमारे पूर्व नौसेना प्रमुख हुआ करते थे, अभी इनका नाम न्यूज में था। अभी सिंगापुर में मेधावी सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया। वैसे वर्तमान में हमारे नौसेना प्रमुख नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। और एयर चीफ मार्शल हमारे अभी विवेक राम चौधरी है। और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। आर्मी चीफ आपने कहा मनोज पांडे हैं। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। और हमने कहा था हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी। इनका नाम भी अभी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य शिविर का नाम उनके नाम पे रखा गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है उसका नाम भी उनके नाम पे रखा गया था। तो ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में कौन भारतीय डेटा परिषद के नए सीईओ बन गए? तो आंसर होगा विनायक गोडसे। तो नेस्कॉम के द्वारा स्थापित एक प्रमुख उद्योग संगठन है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं विनायक गोडसे, लेकिन अभी उनको प्रमोट करके संगठन का सीईओ बनाया गया है। वे राम वेदश्री का स्थान लेंगे। अच्छा, नेस्कॉम की बात हुई है ना, आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा। एक तो नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष अभी कौन बने थे, और नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है? इनका नाम मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि इनका नाम न्यूज में था। कई बार मैंने बताया, इन्होंने एक बुक लिखी है अभी द मैवरिक इफेक्ट नाम से। तो उनका नाम आप बताओ। बाकी रेल टेल के सीएमडी बने थे अभी संजय कुमार। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने दिलीप तिर्की, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष आप जानते ही हो, सिंगापुर के टी राजा कुमार बने। याद रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी हाल ही में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन सलमान। तो सऊदी अरब में
किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे और वारिस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। और उसी के साथ किंग सलमान ने अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को रक्षा मंत्री बनाया है। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद होती है, करेंसी सऊदी रियाल है। और सऊदी अरब से एक प्रश्न आपको याद आएगा कि दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी ये बनाई जाएगी सऊदी अरब में ही। उस सिटी का नाम क्या है? द लाइन। पढ़ा था हम लोगों ने, ये लाइन की तरह होगी, यानी कि चौड़ाई में तो बहुत कम होगी लेकिन लंबाई में बहुत लंबी है। ये लगभग 170 किलोमीटर। बाकी आप जानते हो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के नए प्रेसिडेंट बने कौन? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये भी याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलो अब बताओ, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने किसे अपना सीईओ बनाया है? तो आंसर होगा रजनीत कोहली को। तो एफएमसीजी कंपनी है ब्रिटानिया, इसने अभी रजनीत कोहली को अपना नया सीईओ बनाया है। ब्रिटानिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलुरु में। इसकी स्थापना 1892 में हो चुकी है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बंगलुरु में। आप जानते हो अभी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बने डॉक्टर राजीव बहल। और अभी एम्स दिल्ली के नए डायरेक्टर कौन बने? डॉक्टर M श्रीनिवास। आप जानते हो SBI जनरल इंश्योरेंस के अभी नए अध्यक्ष बने थे कौन? पारितोष त्रिपाठी। तो ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2022 से भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ये कौन बने? तो आंसर होगा R वेंकटरमणि। तो 1 अक्टूबर 2022 से भारत के 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल बने R वेंकटरमणि। और किनकी जगह? के वेणुगोपाल की जगह, जिनका कार्यकाल अभी 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो गया। आपको याद होगा इसी तरह का प्रश्न अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे नए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के बाद जो नए बनेंगे वो कौन होंगे? मुकुल रोहतगी होंगे। एक्चुअली में सरकार बनाना तो मुकुल रोहतगी को ही चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भैया मुझे नहीं बनना। तो अब आपको याद रखना है हमारे नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? R वेंकटरमणि। देखो इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आता है ना, तो एग्जामिनर को भी पता है कि उसको पहला ही ऑप्शन क्या डालना है। वो पहला ही ऑप्शन मुकुल रोहतगी डालेगा, देखना। तो उसको अब माइंड से निकाल देना है और नया नाम याद रखना है R वेंकटरमणि। अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, यानी कि हाई लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री आप बोल सकते हो। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। इनके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? आर्टिकल 76 में। बाकी आप जानते हो अभी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और पहले CDS कौन थे? बिपिन रावत। अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने दिलीप तिर्की। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए महानिदेशक कौन बने? राजेंद्र कुमार बने। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आप बताइए, अभी हाल ही में वॉलेरी पोलाकोव का निधन हो गया। वे क्या थे? वे एक अंतरिक्ष यात्री थे। तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ये सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम था वॉलेरी पोलाकोव, जिनका भी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके नाम अंतरिक्ष में 437 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड है। तो इनका नाम एक तो याद रखना है आपको। और सोवियत संघ यानी कि USSR से एक और व्यक्ति का नाम आपको याद आएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। ये सोवियत संघ के अंतिम नेता थे जिनका अभी निधन हो गया कुछ दिन पहले ही। और इसी तरह से कुछ समय पहले एलेक्सी लियोनोव का भी निधन हुआ था। वे अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये कौन बनी? तो आंसर होगा नोरा अल मतरूशी। और आप जानते हो मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। और क्यों मनाते हैं हम 12 अप्रैल को ये दिन? तो सोवियत संघ के नागरिक थे यूरी गागरिन, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक नाम के एक अंतरिक्ष यान से पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। और इस तरह से वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे यूरी गागरिन। इसीलिए 12 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं। और आप जानते हो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान।
और भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट का नाम क्या है? संतोष जॉर्ज है, ये केरल से है। अच्छा, अभी अगर आपको याद हो तो बताओ कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी थी? भाई पहली तो कल्पना चावला थी, दूसरी आप कह दोगे सुनीता विलियम्स थी, तीसरी महिला कौन बनी? तो आंसर होगा शिरीषा बांदला। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हो गया। वे क्या थी? वो लेखिका थी और सबसे ज्यादा बिकने वाली वुल्फ हॉल त्रयी की लेखिका थी ये डैम हिलेरी मेंटल, जिनका अभी 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हिलेरी मेंटल, इन्होंने 2009 में वुल्फ हॉल के लिए और 2012 में इसके सिक्वल ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए यानी कि 2 बार बुकर पुरस्कार जीता था। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सबसे लंबे अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड किनके नाम था जिनका अभी निधन हो गया? तो आंसर होगा वलेरी पोलाकोव, यूएसएसआर से थे ये। और आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस का भी निधन हो गया और उनकी खास बात क्या थी? सबसे कम दिनों के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, मात्र 17 दिनों के लिए। उनका नाम था जस्टिस कमल नारायण सिंह। और अभी जानते हो बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हो गया। लोंडा नाच के लिए प्रसिद्ध थे वो, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ फिर, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सामुदायिक पुलिस पहल शुरू हुई है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली के जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, अभी उन्होंने लोगों को दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए एक सामुदायिक पुलिस पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, ताकि जनता के साथ अधिक से अधिक समन्वय बनाकर रखा जा सके और पुलिस जनसंपर्क स्थापित किया जा सके। आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा भी था, दिल्ली पुलिस ने ही उन्नति प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। उन्नति ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। फिर आपको याद होगा दिल्ली पुलिस ने अभया पहल शुरू की थी, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं को संपूर्ण सुरक्षा देना। फिर दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का उसको लॉन्च भी किया था, जिसमें पॉडकास्ट सुनाएंगी वर्तिका नंदा। और फिर आपने पढ़ा था कि दिल्ली पुलिस ये स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस को जारी करने वाली देश की पहली पुलिस बनी थी। चलो फिर आप मुझे बताओ कि भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश पुलिस ने। इसकी पहली महिला डीजीपी का नाम बताओ तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। निधन हो गया था इनका, नाम न्यूज में था इसलिए। और वैसे गुरुग्राम की अभी पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी? कला रामचंद्रन बनी थी। और अभी आसाम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल कौन बनी थी? वायलेट बरुआ बनी थी। और बाकी अगर हम दिल्ली की बात करें तो आपने कहा भी इसके नए उपराज्यपाल बने लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? विनय कुमार सक्सेना। बताओ भी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। और भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में ही, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। और मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना भी यहीं की है। अभी भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहां पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा दिल्ली में। देश का पहला स्मोक टावर ये भी आपका दिल्ली में लगा है। लेकिन अगर पूछे देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर कहां पे लगा था? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। चलो बताओ भारतीय रेलवे कहां पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगी? तो आंसर होगा किशनगंज दिल्ली में। तो दिल्ली से भी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं। फिर बताओ अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा नागालैंड। तो अभी नागालैंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम से अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी वास्तविक नागरिकों के लिए अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्च को कम करना। तो इसमें लाभार्थी परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिल सकेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ राजस्थान में जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, उसका नाम क्या है जिसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया था? उस योजना का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। बाकी बात नागालैंड की है तो आप पहली बात तो ये याद रखो, नागालैंड त्योहारों की भूमि किसे कहा जाता है? नागालैंड को।
बाकी आप मैप में देखो, ये रहा नागालैंड। कैपिटल क्या है इसकी? कोहिमा है। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है जगदीश मुखी। मतलब असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उनके पास इसका अतिरिक्त प्रभार है। तो इतना आप याद रखना। यहाँ से बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण की चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है। क्या होगा इस अभियान में? लड़कियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच और यौन अपराधों सहित कई आवश्यक विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी, उन्हें सिखाया जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करेंगे, उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो याद रखना, शुरुआत पानीपत हरियाणा से हुई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि घरों की पहचान चैली का नाम योजना, ये कहां पे शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था ना, ये 2009 में हुआ था रशिया में। उस समय इसमें 4 देश हुआ करते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। आपको पता है साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। और अभी 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ये चाइना के पास है। और कौन से नंबर की है? 14वें नंबर की है। और इसको याद रखना बड़ा आसान है। देखो, पिछले साल भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी 13वें नंबर की। इस साल चाइना के पास है। अगले साल आपने कहा कौन से नंबर की? 15वें नंबर की होगी साउथ अफ्रीका के पास में। तो ऐसे चलते जाओ, अगले बार होगी फिर साउथ अफ्रीका, फिर उसके अगले साल 2024 में होगी ब्राजील के बाद, फिर रशिया के पास, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। ऐसे चलते जाएगा साइकिल। तो याद रखना आपके लिए आसान होगा। आप किसी भी साल की पूछ ले और कौन से भी नंबर की पूछ ले, एक याद रख लो बस। और ब्रिक्स बैंक को ही क्या कहा जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, जिसकी मुद्रा क्या है? 5R। 5R क्यों है? क्योंकि इसके जो 5 सदस्य देश हैं, इन सबकी करेंसी R से ही चालू होती है। जैसे भारत की होती है रुपया, चाइना के रेनमिनबी, इस तरह से। और पिछले साल न्यू डेवलपमेंट बैंक में नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना था? मिस्र बना था। वैसे 4 नए देश बने थे, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र। लेकिन नवीनतम मैंने पूछा तो सबसे नवीनतम मिस्र बना था, 9th नंबर का आप कह सकते हो। और आप जानते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोला है अपना क्षेत्रीय कार्यालय। और इसका अभी महानिदेशक किसे बनाया गया था? याद है आपको? डीजे पांडियन को। आप जानते हो अभी G20 की अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया के पास है। अगले साल तो हमारे पास होगी। और 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये श्रीलंका के पास है। ब्रिक्स की अध्यक्षता आपने कहा चाइना के पास है। G7 की अध्यक्षता जर्मनी के पास है। अभी 2022 में क्वाड देशों की अध्यक्षता इसकी 4थी बैठक हुई थी। कहाँ पे? टोक्यो में। और अगले साल 5वीं बैठक होगी ऑस्ट्रेलिया में। आसियान की अध्यक्षता 2022 में किसके पास है? कंबोडिया के पास है। और याद रखना 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कोप 27 का आयोजन 2022 में मिस्र यानी कि इजिप्ट में होगा। और अगले साल कोप 28 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अभी एक नया ग्रुप बना था I2U2 ग्रुप। कौन कौन से देश हैं इसमें? भारत, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएस। याद रखना ये सब पढ़ते। चलो अब बताओ, अभी किस मंत्रालय ने देश भर के गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए एक जलदूत एप्लीकेशन बनाया? तो आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गांवों में चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए एक जलदूत नाम से एप्लीकेशन को बनाया है। ये ग्राम रोजगार सहायक को साल में 2 बार, मानसून से पहले और मानसून के बाद, जल स्तर को मापने में सक्षम बनाएगा। और ये पंचायतों को सही जानकारी देगा, जिसका उपयोग बाद में कार्यों के बेहतर योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, ये तो जलदूत है। एक मेघदूत आपने सुना होगा, जो कि एक मशीन है जो कि हवा से पानी बनाने की मशीन है। अभी इसे 6 रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किया गया था। अच्छा, जल से आपको याद आएगा जल जीवन मिशन। ये कब लॉन्च हुआ? 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को। आपको याद है अभी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये बना है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। और हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा।
और अभी भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। आपसे पूछा जाए कि अभी 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा है, तो आंसर होगा उड़ीसा का पुरी है। और जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना था, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और आपको याद हो तो तीसरे राष्ट्र जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश को, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर टॉप पर रहा था। तो कम से कम इतने पॉइंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने किस नाम से एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा साइन लर्न। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं प्रतिभा भौमिक। अभी आप जानते हो हमने अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया था और इसी मौके पर उन्होंने साइन लर्न नाम से एक इंडियन साइन लैंग्वेज शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ये भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है, जिसमें 10,000 शब्द शामिल हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इंडियन साइन लैंग्वेज शब्दकोश को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध करवाना। अभी हमने कब मनाया था ये साइन लैंग्वेज डे? 23 सितंबर को मनाया था। और आप बताओ, हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ये किसके पास है? वीरेंद्र कुमार के पास। और इसी मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और इसी मंत्रालय ने तपस नाम से एक ई स्टडी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और इसी मंत्रालय ने स्माइल पहल भी शुरू की है। और इसी मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए सेज पोर्टल भी शुरू किया था। ये भी पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर आप बताइए, अभी किसने स्केल का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज, इस स्केल एप्लीकेशन को अभी किसने लॉन्च किया, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने। हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने ही अभी ये स्केल नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। तो ये चमड़ा उद्योग के कौशल, सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा ये स्केल एप्लीकेशन। इसे लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल के द्वारा डेवलप किया गया है। तो लेदर क्राफ्ट में रुचि रखने वाले सभी आयु वर्ग के लोग इस एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आंसर होगा चेन्नई में है। और एप्लीकेशंस की बात है तो एक प्रश्न मुझे बताओ, अभी किस राज्य की सरकार ने ई गवर्नेंस पोर्टल है समर्थ, इसको लॉन्च किया था, तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। और संभव पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने। अभी ई नागर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया था गुजरात ने। और सरकार ने अभी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया था। यहाँ पे सभी मंत्रालयों, सभी विभागों और एजेंसियों के द्वारा दिए गए पुरस्कारों का नामांकन किया जाएगा। सीबीएसई ने अभी परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया था। और अभी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ई समाधान नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? जो भी छात्र हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो अपनी शिकायतों को यहाँ पे दर्ज करा सकेंगे। तो ये ध्यान रखना सब। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसने ऑपरेशन मेघ चक्र अभियान चलाया, तो आंसर होगा सीबीआई ने। तो अभी भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र अभियान को शुरू किया। और ये अभियान किसके लिए चलाया गया? तो देश में लगातार बढ़ रहे चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के खिलाफ है यह अभियान। तो इसके तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 56 स्थानों की तलाशी ली है। सीबीआई के इस ऑपरेशन का नाम क्लाउड स्टोरेज से लिया गया, जिसके जरिए बाल यौन शोषण सामग्री का ऑनलाइन प्रसार और वितरण किया जाता है। इससे पहले आपको बता दूं, पिछले साल नवंबर 2021 में सीबीआई ने ऑपरेशन कार्बन भी चलाया था, वो भी इसी के लिए था अभियान भी। सीबीआई मतलब क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना होती है 1963 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अच्छा, एक ऑपरेशन गंगा याद है आपको? क्यों चलाया गया था? तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी याद रखना। इसी तरह से आपको याद होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन आहत शुरू किया था मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए।
भारतीय रेलवे ने मिशन अमानत शुरू किया था रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करके उन्हें वापस लौटाने के लिए। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो आंसर होगा 2020 में। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए और बढ़ा दिया। तो इस फैसले से 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसे मार्च 2020 में शुरू किया गया था और इस योजना पर अब तक 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें राशन कार्ड रखने वाले हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल मिलती है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? भारत के सबसे गरीब नागरिक को भी खाना खिलाना है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री किसान योजना, यहाँ पे किसान का मतलब हो गया कृषक सम्मान निधि योजना, ये कब शुरू हुई थी? 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर, यूपी से। इसमें आपको बताया किसान को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्त दी जाती है, टोटल 6,000 रुपए हो जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ये शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची, झारखंड से। इसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए ना, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि इस योजना में 100% परिवारों को शामिल करने वाला जिला ये कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। तो अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स की नकल करने वाली एक ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है। ये वित्तीय बाजार के ऑटोमोबाइल सेगमेंट की गतिविधि और प्रदर्शन को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करें अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की, तो स्थापना होती है 1993 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और उसके सीईओ निमेश शाह है। आप जानते हो अभी एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी सीईओ बने थे टीएस रामकृष्णन। एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने अभी भारत की पहली स्कीम लॉन्च की है जो सिंगल फंड के जरिए सोने और चांदी में निवेश की पेशकश करेगी। अभी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को। तो ये याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा यूको बैंक। तो अभी यूको बैंक को भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए रशिया के गजप्रोम बैंक के साथ एक विशेष वोस्त्रो अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। और इस तरह से भारतीय करेंसी में व्यापार निपटान के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला ये पहला बैंक बन गया। तो प्रश्न थोड़ा आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। देखो, यूको बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। और आप जानते हो इसके सीईओ कौन है? सोमा शंकर प्रसाद। इसका टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में था, क्योंकि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला ये पहला सार्वजनिक बैंक बना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को इसने लॉन्च किया। और कोटक महिंद्रा बैंक ये आईटी पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक बना था। तो ये भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। तो अभी तक कजाकिस्तान की कैपिटल क्या थी? नूर सुल्तान। तो अब एक बार फिर से इसने अपना नाम बदल दिया, यानी कि कैपिटल का नाम बदल गया। और बदल के क्या रख दिया? अस्ताना रख दिया। पहले ये अस्ताना ही थी, फिर उसका नाम बदल के नूर सुल्तान किया गया था और अब फिर से अस्ताना कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल को बढ़ा करके 5 साल से 7 साल कर दिया है, ये भी ध्यान रखना। आप जानते हो अभी इंडोनेशिया ने भी अपनी कैपिटल को बदल दिया। पहले जकार्ता थी, अब क्या है? नुसंतारा। और तुर्की जो देश है उसने अपना नाम बदल दिया, तुर्की से क्या कर दिया? तुर्की ये। आप जानते हो हमारे राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। और अरुणाचल प्रदेश के किबिथू आर्मी कैंप का नाम बिपिन रावत जी के नाम पर रखा है, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे।
और अभी गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था महाराष्ट्र में दौलताबाद किले का नाम बदल के देवगिरी किला कर दिया गया। उसके अलावा भी तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की थी? BR अम्बेडकर। अभी रेल यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगी वडोदरा में, उसको गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहा जाएगा। अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, करंट अफेयर्स के हैं ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए अब बताइए, सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा लता मंगेशकर चौक। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा है। इस क्रॉसिंग यानी कि चौराहे पर एक 40 फुट लंबा भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र यानी कि वीणा, जिसका वजन 40 टन है, उसे रखा गया है। और चौराहे का नाम क्या रखा? लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर जी से दो तीन प्रश्न आप याद रखना कि अभी पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और लता मंगेशकर जी के नाम पे ही संगीत अकादमी और संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा इंदौर में। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब मिला था? सन 2001 में। और सन 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको मिला था। और नाम बदलने से याद आएगा आपको कि अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया। और किसके नाम पे रखा गया? भगत सिंह के नाम पे। तुर्की देश था, उसका नाम बदल के तुर्की ये कर दिया। और आप जानते हो कजाकिस्तान की कैपिटल को पहले बदल करके नूर सुल्तान कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से बदल करके उसे अस्ताना कर दिया गया। हमारे राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। अभी महाराष्ट्र में दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला किया गया। और अभी तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे रखा। उसी तरह से गुजरात के वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी रखा है। और अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा। उसी तरह से अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया था। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे रखा। अभी कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा था। तो इसी तरह से ये कुछ नाम बदले गए, ये आपके न्यूज में थे अभी करंट अफेयर्स में, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल में बतुकम्मा पुष्प उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो इसका आप आंसर जरूर जानते होंगे, इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के बतुकम्मा में राज्य पुष्प उत्सव अभी 25 सितंबर को मनाया गया। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। इसमें महिलाएं और लड़कियां विशेष रूप से व्यवस्थित फूलों के चारों ओर गाने गाती हैं और नृत्य करती हैं। बतुकम्मा का मतलब होता है देवी माँ जिंदा है। तो बतुकम्मा महोत्सव ये मनाया जाता है तेलंगाना में। अच्छा, वैसे तेलंगाना में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? एक बोनालू त्योहार, ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। अभी मेदाराम जतारा महोत्सव भी तेलंगाना में मनाया गया था। और याद रखना, ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और आप जानते हो थाईपुसम त्योहार कहाँ पे मनाते हैं? तमिलनाडु में। आदिपुरम त्योहार ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल की बात करोगे तो ये भी होता है तमिलनाडु में। पर अगर आपसे पूछे कि अट्टुकल पोंगल त्योहार, तो ये केरल में मनाया जाता है। ओणम फेस्टिवल भी आपका केरल में होता है। और केरल में ही त्रिशूर पूरम उत्सव भी मनाया जाता है। अब यहाँ पे गलती ये मत कर देना, त्रिशूर नाम सुनकर के आप कह दो कि ये तो त्रिपुरा में मनाया जाता होगा। नहीं, त्रिशूर पूरम उत्सव ये केरल में होता है। और केरल में ही लगता है मकर विलक्कू त्योहार सबरीमाला के मंदिर में। और मंदिर से आपको याद आएगा कामाख्या देवी का मंदिर। यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची का मेला लगता है। ये है असम में। असम में वांचुआ महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार जो भी न्यूज में बने हुए थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसने अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की घोषणा की है? तो बड़ी आसानी से ऑप्शन देख करके आप आंसर पता लगा दोगे। इसका आंसर होगा गुलाम नबी आजाद।
तो कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की घोषणा की है। साथ ही पार्टी के झंडे का भी उन्होंने अनावरण कर दिया। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कांग्रेस से नाता तोड़ने के 1 महीने बाद हुआ है। उन्होंने 2005 से लेकर 2008 तक तत्कालीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया और अभी नई पार्टी बना डाली। इसको लगा लाला तो लाइफ झिंगा लाला। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी का नाम क्या है? तो आंसर होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। वैसे बताओ, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 8। चलिए अब बताइए, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 40वें स्थान पे। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रैंकिंग में भारत 40वें स्थान पर रहा है। भारत 40वें स्थान पर है तो टॉप पे कौन है? टॉप पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे अमेरिका है और थर्ड पे स्वीडन है। 2022 में भारत 40वें स्थान पर है, लेकिन 2021 में भारत 46 नंबर पे था। तो आप देखो कि इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मतलब इस इंडेक्स से ये पता चलता है कि स्टार्टअप्स के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने में भारत लगातार सुधार कर रहा है। चलो बताओ, हाल ही में किसने ऑपरेशन गरुड़ ये शुरू किया? तो आंसर होगा सीबीआई ने। तो अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने नशीले पदार्थों की तस्करी को शुरू करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया। तो हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए और अवैध दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए सीबीआई ने अभी इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ इस अभियान को शुरू किया। तो याद रखना, ऑपरेशन गरुड़, इसके द्वारा सीबीआई ड्रग नेटवर्क को टारगेट करना चाहती है। अच्छा, यहां पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? और एक और प्रश्न सुनो, अभी भांग की खेती को खत्म करने के लिए अभी किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? उस राज्य की पुलिस ने यह शुरू किया था, उस राज्य का नाम बताओ। और सीबीआई के बारे में अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? जब सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र अभियान को शुरू किया था, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। शुरुआत होती है 1963 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। एक ऑपरेशन गंगा आप याद रखना, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। गरुड़ से आपको याद आएगा गरुड़ शक्ति नाम की एक्सरसाइज, बता सकते हो किन किन के बीच होती है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। एक ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी। और यहां पे एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो आंसर होगा हर्षदा शरद गरुड़। तो उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, ये किस भाषा का है? तो आंसर होगा असमिया भाषा। तो हेमकोश ये असमिया भाषा का शब्दकोश है यानी कि डिक्शनरी है। और इसका नाम हेमकोश क्यों रखा गया? क्योंकि इसका निर्माण 1911 में हेमचंद्र बरुआ के द्वारा किया गया था और फिर उनके बाद उन्हीं के परिवार वाले समय समय पर इस डिक्शनरी को, इस शब्दकोश को अपडेट करते रहे। तो यही कारण था कि इसका नाम हेमकोश रखा गया। तो इसे असमिया वर्तनी का प्राथमिक स्रोत, फर्स्ट सोर्स भी माना जाता है। और अभी इसका ब्रेल संस्करण प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया। अब आप कहोगे ब्रेल संस्करण से, ब्रेल मतलब क्या हो गया? जो ब्रेल लिपि होती है, जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, जो देख नहीं सकते, अगर उनको पढ़ाई करनी है तो कैसे करेंगे? या काफी आपने मूवीज में भी देखा होगा, वो हाथ लगा करके शब्दों को पहचानते हैं, उसे रीड करते हैं। और शब्द होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, उभरे हुए मतलब वो डॉट से बने हुए होते हैं, उभरे हुए डॉट से। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न बनता है कि किसी भी एक अक्षर को बनाने के लिए ब्रेल लिपि में कितने डॉट का यूज होता है? तो याद रखना 6 डॉट का। अभी वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया? 4 जनवरी को। देखो वैसे असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं
हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बन गए, और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। और भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क, या यूं कह दूं कि अभी असम का 7वें नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और अगर पूछे असम का 6वें नंबर का नेशनल पार्क, यह है रायमोना नेशनल पार्क। तो फिर आपको बताना है अभी सितंबर 2022 में किस कंपनी को केंद्र सरकार के द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा इसका REC लिमिटेड। तो अभी REC लिमिटेड को एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का दर्जा मिल गया है, मतलब ये महारत्न कंपनी बन चुकी है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और इसे ही पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नाम से जाना जाता था। अच्छा, तो अब टोटल हमारी कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, कितनी नवरत्न या कितनी मिनी रत्न कंपनियां हो गई है, ये भी एक अच्छा स्टैटिक क्वेश्चन बनता है आपका। तो देखो, पिछली बार हमने पढ़ा था हमारी 11वीं नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी पावर फाइनेंस। अभी ये बन गई है 12वें नंबर की, तो 12 तो हो गई है हमारी महारत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियां उधर से एक एक कम होती जा रही है, तो ये अभी बात करोगे तो 13 है, और मिनी रत्न आप जानते ही हो 74 है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री मोदी स्पीक्स नाम की बुक का विमोचन किसने किया? तो आंसर होगा हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और हमारे जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, इन्होंने। अभी इन तीनों ने मिलकर के नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के एक संग्रह का विमोचन किया। मतलब मोदी जी के जो भी सिलेक्टेड भाषण थे उनको कलेक्ट करके एक बुक बना दी, और इसी बुक का नाम रख दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स।